सर, ये जो स्वर्ण के इसमें लास्ट में वो श्रेष्ठ लिखा है। हाँ जी, श्रेष्ठ लिखा है। ओ, ओके ओके। चलिए, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, छोटा सा ही टेबल था, है ना। चलिए, तो रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं, फिर आप सभी का फॉर्मली स्वागत करते हैं, ठीक है। जय श्री राम टू ऑल, मैं आचार्य विनय। आज हमारे एक फ्री सेशन है जिसके अंदर हम लोग ट्रांजिट को समझने वाले हैं। हम सभी लोगों को पता है कि भाई ये जो साल है ना, ये साल मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का है, क्योंकि बहुत सारे जो मेजर प्लैनेट्स थे, हमारे बड़े बड़े जो प्लैनेट्स थे, इसमें शनि है, गुरु है, राहु केतु है, ये जो है ना, ये अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, अपना चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन टॉपिक को शुरू करने से पहले अपने अपने गुरु को ध्यान कर लेते हैं, उनका नाम ले लेते हैं और फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो सेशन, जैसा कि आपको पता है, ट्रांजिट बेस्ड है, ट्रांजिट को लेकर के हम पढ़ने वाले हैं। तो ट्रांजिट को जब भी हम समझते हैं ना, तो एक सबसे बड़ा जो जोखिम या सबसे बड़ा जो टेंशन हमारे माइंड में रहता है, वो ये रहता है कि ये प्लेनेट जो है ना, ये मूव कर रहे हैं, तो ये आप कैसा रिजल्ट देंगे। और ये ट्रांजिट किस तरीके से वर्क करता है, ट्रांजिट को जनरली हम वैदिक ज्योतिष में ना पोस्टमैन की तरह बोलते हैं कि भाई हमारी कुंडली में कोई भी योग है, और वो योग फलित कब होंगे, जब एक पर्टिकुलर दशा होगी, और वो उस पर्टिकुलर दशा में भी कब फलित होंगे, जब एक प्रॉपर ट्रांजिट होगा। तो ट्रांजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी गोचर जिसे हम बोलते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है स्पेस के अंदर, जो व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। और ये साल तो वैसे भी 2025 का जो साल है, यहाँ पर तो मतलब इतने जो मेजर प्लैनेट्स हैं जो स्लो मूविंग है। सबसे स्लो मूविंग सैटर्न है, उसके बाद फिर गुरु, फिर राहु केतु फिर राहु केतु, फिर गुरु का नंबर आता है। मतलब 2.5 साल, 1.5 साल और 1 साल ये समय लेते हैं। और ये जब मूवमेंट करेंगे, इन द सेम ईयर वो मूवमेंट करेंगे, तो व्यक्ति की लाइफ में बहुत सारे टर्बुलेंसेस या बहुत सारे मेजर शिफ्ट्स आने तय हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसको हम समझे कैसे? गोचर को समझने का जो सबसे जो मुझे आज तक मिला, जो न्यूनतम या सबसे आसान जो नियम मुझे मिला, वो मूर्ति निर्णय की फॉर्म में मुझे मिला, जिसका टेबल अभी आपने नोट किया। मूर्ति निर्णय क्या बताते हैं, इस नाम से है ना, मूर्ति निर्णय, मूर्ति का मूर्ति बन रही है या मूर्ति के बारे में कुछ निर्णय हम लेने वाले हैं। मूर्ति का मतलब होता है कि कोई फिगर बन रहा है, कोई कुछ शेप डेवलप हो रहा है। और ये शेप डेवलप कैसे होता है? जब भी कोई ग्रह जब भी कोई ग्रह मूवमेंट करेगा ना, ट्रांजिट करेगा ना, तो ऑन द डे ऑफ ट्रांजिट, जो का जो चंद्रमा है, जन्मकालीन जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा से गोचर के समय के चंद्रमा का मैपिंग ही मूर्ति निर्णय कहलाता है। अब ये मैंने थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज बोला, अब मैं थोड़ा आसान भाषा में बोलता हूँ। जिस दिन ट्रांजिट होगा, जिस दिन प्लेनेट मूव होगा ना, मान लो शनि मूव कर रहे हैं ना, हमें पता है शनि मूव कर रहे हैं, 29 तारीख के बाद शनि मूव कर जाएंगे। तो जिस दिन शनि मूव करेंगे मीन राशि में, उस समय गोचर में चंद्रमा जिस राशि में होगा, उस राशि से किसी भी नेटिव के नेटल मून की मैपिंग करने से हमें एक सुझाव मिलता है, एक हमें एक रेफरेंस मिलता है कि ये जो प्लेनेट आया है ना, ये प्लेनेट जिससे मूव कर रहा है, ये कैसा रिजल्ट देगा। एग्जाम्पल के तौर पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब आपने वो टेबल बनाया था, वो टेबल को मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ और समझाना शुरू करता हूँ कि कैसे आप उसको यूज करोगे, ठीक है, प्रैक्टिकली कैसे यूज करोगे। चलिए, अब समझते हैं प्रैक्टिकली ये काम कैसे करेगा, कैसे आप इसको रीड आउट करोगे। इज देयर एनी प्रॉब्लम? मुझे मैसेज आ रहे हैं कि ज्वाइन करने में दिक्कत है। मुझे भी हो रही थी सर, अभी हो गया, थोड़ी हो रही है। हाँ, ये पता नहीं, जब भी मैं कोई ऐसा सेशन करता हूँ ना, देयर इज अ प्रॉब्लम। मरकरी मरकरी रेटो है ना, मरकरी रेटो चल रहा है ना अभी। दैट इज व्हाई द थिंग्स हैपन।
लेट मी चेक, प्लीज ज्वाइन। सर अगर वो गूगल से ये करे ना, लॉगिन करे ना, तो हो जाता है। मेरा भी हो गया सर। हाँ सर, गूगल से ही होगा, हमारा भी ऐसे ही हुआ। हम्म। चलिए, तो जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उस पर वापस आते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे वर्क कर रहा है। बहुत आसान है। आप सभी लोगों ने अपने अपने चार्ट बनाने हैं। प्लीज मेक अ चार्ट ऑफ योर हॉरोस्कोप। जल्दी से अपना चार्ट बनाइए, या अपने चार्ट में सिर्फ अपना चंद्रमा का पोजीशन देखिए। ठीक है, अपना चार्ट बनाइए और अपने चंद्रमा का पोजीशन देखिए। इस पूरे टॉपिक को समझाने के लिए मुझे एक वॉलंटियर चाहिए जो अपना बस डिटेल मेरे साथ शेयर करेगा, और उसके रेफरेंस से मैं आपको चीजें समझाऊंगा। इज देयर एनी वॉलंटियर? कोई है वॉलंटियर? ले लीजिए जी सर मेरा। हाँ जी, ठीक है। कौन सा बोल रहे हैं? सर मैं डॉक्टर हेमंत नासिक। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। बर्थ डेट बताइए सर। 17/11/1970। 17/11/1970। एक मिनट। हाँ जी, समय बताइए सर। सुबह 8 बजे, नई दिल्ली। 8 बजे, नहीं? ठीक है। चलिए, आपका जो लग्न है वृश्चिक लग्न है सर। जी सर, बराबर है। चलिए चलिए, मैं एक चार्ट शेयर कर रहा हूँ और कैसे इस टूल का यूज करना है वो मैं आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप तरीके से। उसके बाद हम बहुत डिटेल में जैनिक जैनिक डिस्कशन भी करेंगे, उससे आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो अभी अभी आप लोगों को ना स्क्रीन पे एक प्रॉपर चार्ट दिख रहा है। ठीक है, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जिस दिन जो भी मेजर प्लेनेट, जो भी प्लेनेट जब मूव करता है ना, जब वो किसी राशि के अंदर आता है, ट्रांजिट करता है, उस दिन का हमें चंद्रमा का पोजीशन पता होना चाहिए कि एट दैट डे चंद्रमा का पोजीशन क्या होने वाला है। ठीक है, और फिर हम नेटल चंद्रमा के पोजीशन से उस गोचर के चंद्रमा के पोजीशन की मैपिंग करते हैं। तो चार्ट में देखिए, ये व्यक्ति का जन्म जो है वो वृश्चिक लगन के अंदर हुआ है और राशि जो है वो मिथुन में ली है। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि जब 30 तारीख को, 29 तारीख के बाद जब 30 तारीख को सैटर्न का गोचर हो रहा है और वो गोचर मीन राशि में हो रहा है, तो गोचर के समय में चंद्रमा में भी मीन राशि रहेगी। ठीक है, यानी कि जो गोचर का चंद्रमा है, अगर आप 30 तारीख का, 30 मार्च का अगर आप गोचर उठाओगे या चार्ट बनाओगे, तो यू विल फाइंड कि चंद्रमा इज इन मीन राशि इटसेल्फ। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है? मुझे उठाना है गोचर, जो नेटल चंद्रमा है हमारा, उसको मुझे पकड़ना है। तो दिस इज माय नेटल चंद्रमा। इस नेटल चंद्रमा से, और जो गोचर का चंद्रमा रहेगा वो मीन राशि में रहेगा, वो यहाँ पर रहेगा 5th हाउस में। तो मुझे क्या करना है? मुझे करना ये है कि जन्मकालीन चंद्रमा का से मैं गोचर के चंद्रमा की काउंटिंग करूंगा। जब मैं काउंटिंग करूंगा तो आई विल 7, 8, 9, 10, यानी कि जन्म चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा 10वें पोजीशन पर है। ये बात समझ में आई कैसे मैंने मैप किया है? जी सर एक बार रिपीट कर दीजिए, मैं मैं ना दोबारा रिपीट करता मेरा हूँ, वाईफाई ध्यान से डिस्कनेक्ट सुनिएगा। हो रहा था बार बार। कोई बात नहीं, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। और ये जो जी रूल है ना, ये कभी भी ट्रांजिट में लगाना है, आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये रहा मेरा जन्म का चंद्रमा। ठीक है, और जिस दिन गोचर होगा, शनि का गोचर मीन राशि में होगा, उस दिन चंद्रमा भी मीन राशि में होंगे, गोचर के चंद्रमा। अब मैं नेटल चंद्रमा से गोचर के चंद्रमा का काउंटिंग करूंगा। ठीक है, 7, 8, 9, 10, यानी कि मेरे जन्मकालीन चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा कौन सी पोजीशन पे है? 10th पोजीशन पर है। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई? यस और नो? एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए। जी सर, आई। आई ना? हाँ अब जी। मैंने आपको चार्ट बताया था कि चार्ट नोट कर लीजिए। जब आपने चार्ट नोट किया था तो चार्ट के अंदर आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी पोजीशन नोट की होगी। यस सर। ठीक है, अगर किसी ने नहीं की तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ। Few of us is not able to join the session. It is extremely a point of करता हूँ कुछ इसके लिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 10 नंबर क्या दिखा रहा है? ताम्र मूर्ति, तांबे की मूर्ति, जिसका फल कैसा बताया गया है? मध्यम फल बताया गया है।
आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इसका अर्थ ये है कि इस नेटिव के लिए ये जो मूवमेंट है, शनि का जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट इस व्यक्ति को मध्यम फल देगा। जी सर। इतना समझ में आया कि ये व्यक्ति के लिए मध्यम फल आ रहे हैं, शनि के गोचर की वजह से ये मध्यम तरीके के रिजल्ट मिल रहे हैं। इसी प्रकार से जब गुरु का गोचर होगा, जब राहु का गोचर होगा, राहु केतु का तो एक साथ ही होगा, उस समय पर आपको चंद्रमा का पोजीशन लेना है कि गुरु का गोचर हो रहा है, गुरु का गोचर इस दिन को हुआ और इस दिन मतलब आई थिंक 24 मई के आसपास है गुरु का गोचर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 24 मई जिस दिन गोचर हो रहा है गुरु का, मिथुन राशि के अंदर गोचर हो रहा है, उस दिन हम देखेंगे भाई चंद्रमा का पोजीशन क्या है, मतलब गोचर में चंद्रमा का पोजीशन क्या है। जिस राशि में गोचर होगा ना, हम जन्मकालीन चंद्रमा से उस चंद्रमा का मैपिंग करेंगे, एक नंबर निकालेंगे, उसका रिजल्ट चेक करेंगे। इतना बात क्लियर हुआ कैसे करना होता है ये? 14 मई 2025 को गुरु का गोचर हो रहा है, ठीक है। और जिस दिन ये जो दिन है, इस दिन चंद्रमा का पोजीशन चेक कीजिए, चंद्रमा का पोजीशन क्या है। मैं आप लोगों के लिए चेक कर देता हूं, ठीक है। मई 14 को गुरु का गोचर हो जाएगा। जब गुरु गोचर करके आ जाएंगे इस एरिया में, तो उसके बाद वृश्चिक में है सर। तो चंद्रमा वृश्चिक में है, बिल्कुल सही बताया आपने, चंद्रमा वृश्चिक में है। तो अब ये जो चार्ट अभी हमने लगाया था, उस चार्ट के अकॉर्डिंग आप देखिए उस व्यक्ति का चंद्रमा कौन में था, मिथुन राशि में था। तो मिथुन राशि से अगर आप गिनोगे ना, गोचर का चंद्रमा जो 14 मई के दिन वृश्चिक राशि में होगा, उसका पोजीशन 6 आता है, यानी कि जन्म चंद्रमा से गोचर के चंद्रमा का गिनती करेंगे तो मुझे छठा भाव मिलेगा, मतलब 6 हाउस मिलेंगे। 6 नंबर मिलने का मतलब क्या है, कौन सी मूर्ति बन रही है, स्वर्ण मूर्ति बन रही है। उसके फल कैसे मिलने वाले, श्रेष्ठ फल मिलने वाले। यानी कि गुरु का गोचर इस व्यक्ति को अच्छे फल देने की क्षमता रखता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जी सर। शनि का गोचर इस व्यक्ति को मध्यम फल देने की क्षमता रखता है, ठीक है। ये पॉइंट हुआ, लेकिन इट इज नॉट ओनली द सिंगल पॉइंट। ये सिर्फ अपने आप में एक कंप्लीट प्रोसेस नहीं है, इसके अंदर और भी कई सारे पॉइंट्स आते हैं। लेकिन साधारण रूप से जब भी हम गोचर को समझते हैं तो प्लेनेट की मूवमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम क्या करेंगे, आज के सेशन में हम लोग लग्न वाइज इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे कि कौन सा प्लेनेट किस तरीके से मूव करेगा तो किस तरीके से फल देगा। इस साल में जो सबसे बड़ा इवेंट हो रहा है, वो प्लेनेट की पोजीशनिंग के हिसाब से, प्लेनेट की कॉम्बिनेशंस के हिसाब से 30 मार्च के दिन होगा। जैसा हम लोगों को पता है 30-31 मार्च को होगा। क्यों होगा? क्योंकि ज़ोडिएक के मैक्सिमम प्लैनेट्स विल कम इन द सेम रूफ, एक ही राशि के अंदर आकर के एकत्रित होने वाले हैं। और ये प्लैनेट्स क्या करेंगे, ये प्लैनेट्स ना फिर वॉर में जाएंगे, मतलब ग्रह युद्ध में जाएंगे। ग्रह युद्ध के भी अपने अपने पॉइंट्स आते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश करते हैं। लेट मी मेक यू मोर क्लियर अबाउट इट। अब सोच के देखिए, ये तो मैंने इमोशनल लेवल पे पढ़ने वाले, मतलब मानसिक रूप से पढ़ने वाले इफेक्ट्स को समझा कि मानसिक रूप से शनि का गोचर व्यक्ति के लिए मध्यम है, मानसिक रूप से गुरु का गोचर व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ फल देने वाला है, ठीक है, मेंटल लेवल पे। लेकिन लग्न के अनुसार इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि फिजिकल लेवल पे भी व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां या सुगमता आती है। कुछ कई बार आपको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, कई बार आपको चीजें आसान मिल जाएंगी। इसी पॉइंट में, इसी टैली में एक पॉइंट में आपको और बताता हूं जो समझना इंपॉर्टेंट है। जो भी प्लेनेट ट्रांजिट करता है, वो ट्रांजिट करके किसी ना किसी नक्षत्र में जाता है। ये सही है कि भाई कोई भी प्लेनेट मूव करेगा, ट्रांजिट करेगा तो किसी नक्षत्र में तो जाएगा ही ना। जी सर। अब व्यक्ति को ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेरा जन्म नक्षत्र है, मेरे जन्म नक्षत्र से जिस नक्षत्र में प्लेनेट का गोचर हुआ है, क्योंकि जब कोई प्लेनेट किसी नक्षत्र में एंटर करेगा ना, वो उसको ट्रिगर करेगा, अपना एनर्जी उस नक्षत्र को पे डालेगा या उस नक्षत्र से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना।
नहीं सर। नहीं। ठीक है, क्योंकि कोई भी प्लेनेट है भाई किसी भी राशि में जा रहा है, उस राशि का एक नक्षत्र है, उस राशि नक्षत्र का कुछ पद है, और मैं वहां पर जाकर के कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करूंगा। प्लेनेट एनर्जी एब्जॉर्ब कहां से करता है? भाव से करता है। उस भाव में कोई ना कोई राशि है, उस राशि में कई सारे नक्षत्र हैं, अप्रोक्सीमेटली 3 नक्षत्र होते हैं, यानी किसी ना किसी नक्षत्र में प्लेनेट जाकर के एनर्जी ट्रिगर करता है। ठीक है, उस जी नक्षत्र को जब उसने एक्टिवेट किया, तो जन्मकालीन नक्षत्र से उस नक्षत्र के बीच का रिजल्ट कैसा है, रिलेशन कैसा है, जिसे हम नव तारा चक्र पद्धति से समझते हैं। मैंने पहले भी कवर किया हुआ है इस टॉपिक को। ठीक है, हाँ, तो संपत विपत। जी। जब भी कोई प्लेनेट जाएगा ना नक्षत्र में, उस नक्षत्र का अपने जन्मकालीन नक्षत्र से आप मैच करो, आप उसको टैली करो कि भाई ये जो नक्षत्र एक्टिवेट हो रहा है, ये प्लेनेट कोई नक्षत्र एक्टिवेट कर रहा है, वो कौन से टाइप का नक्षत्र है, मतलब कौन से टाइप का तारा डेवलप कर रहा है, जन्म तारा बना रहा है, संपत बना रहा है, विपत बना रहा है। इस तरीके से हमें 9 श्रेणियां मिलती है, जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रतिहारी, साधक, निधक, मित्र, अति मित्र। वो लेवल पे भी आपको रिजल्ट मिलेगा कि भाई ये शनि जो है, मान लीजिए अभी अभी एंटर होंगे, पूर्व भाद्रपद में एंटर होंगे। भाई शनि जो है जब अभी एंटर होंगे मीन राशि जी। में, तो वो पूर्व भाद्रपदा के चतुर्थ पद में एंटर होंगे, नक्षत्र के पद में। जी सर। यानी जी कि सर। वो ऑलरेडी अभी पूर्व भाद्रपदा को एक्टिवेट किए हुए हैं, लेकिन अब वो उसके लास्ट फेज में आ जा करके एक्टिवेट होंगे, उसको ट्रिगर करेंगे। और अब ये जो सर है, सर का जो मेल वो है नक्षत्र है, वो नक्षत्र क्या है? आर्द्रा नक्षत्र है आदरा सर है, का। आदरा आदरा। आर्द्रा नक्षत्र है। अब आर्द्रा नक्षत्र से पूर्व भाद्रपदा जो है, उसका क्या एनर्जी है, उसका क्या रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। जी सर। जी सर। ठीक है, तो अब उस रिलेशन को भी मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, क्योंकि ये एक ही प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लग्न वाइज डिस्कशन शुरू करेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, कई बार चीजें सर के ऊपर से निकलती हैं, क्योंकि हमने पहले वो टॉपिक कवर नहीं किया होता है, इसलिए। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आपको एक टेबल दिख रहा होगा। ठीक है, इस टेबल में अभी हमने क्या देख रहे हैं? अभी हमें देखना है कि शनि जो है ना, पूर्व भाद्रपद आखिरी पद में जा रहे हैं, नक्षत्र में जा रहे हैं। ठीक है, मीन राशि में। और इस व्यक्ति का आर्द्रा नक्षत्र के साथ कैसा रिलेशन रहेगा पूर्व भाद्रपदा का? तो आर्द्रा नक्षत्र को सिलेक्ट करते हैं। ये रहा आर्द्रा। ठीक है, आर्द्रा नक्षत्र देखो, जन्म नक्षत्र आर्द्रा आ गया। आर्द्रा नक्षत्र से पूर्व भाद्रपदा का रिलेशन देखते हैं। हियर इज द पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र। ठीक है, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र जो है गुरु का नक्षत्र है, जी। आर्द्रा नक्षत्र जो है वो राहु का नक्षत्र है। और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है ना, वो संपत रिलेशन है। संपत मतलब एक अच्छा रिलेशन माना जाएगा। गुड। जब भी हमें कुछ प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट करना होता है, कुछ वेल्थ एक्यूमुलेट करना होता है, तो संपत नक्षत्र हमें हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि आर्द्रा नक्षत्र के व्यक्ति के लिए पूर्व भाद्रपदा जहां पर ये सैटर्न गोचर में है, उसके लास्ट पदा में आएंगे, तो रिजल्ट वो अभी ओके ओके दे रहे हैं, कुछ खराब रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। जी सर। ठीक है, ये इतना बहुत इजी है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलो अब एक लेवल पे और बात करते हैं, एक लेवल पे और बात करते हैं। अगर और ये जो टेबल है ना, ये टेबल आप बना सकते हो नक्षत्रों का, प्रॉपर गिनती करना होता है। मैं दिखा देता हूँ कैसे होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म ना अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, अश्विनी में। ठीक है, तो वो अश्विनी नक्षत्र के हिसाब से जितने भी नक्षत्र आ गए ना, सबको नोनो के काउंटिंग में लिख लेगा। ठीक है, इस तरीके से नोनो की काउंटिंग में लिख लेगा। और जो अश्विनी जन्म नक्षत्र को सबसे पहले लिख लेगा। उसके बाद इसी ऑर्डर में आपको लिखना है, जन्म, संपद, विपत, क्षेम, प्रतिहारी, साधक, निधक, अति मित्र, मित्र, अति मित्र। इसमें जन्म नक्षत्र आपको चैलेंजेस दे सकता है, विपत नक्षत्र आपको चैलेंजेस दे सकता है, प्रत्यारी आपको चैलेंजेस दे सकता है, निधन आपको चैलेंज दे सकता है। बाकी जो है वो फेवरेबल होते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। जी सर। जी सर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मैं आपको फिर से
प्रोसेस की तरफ लेके जाता हूँ। ये अभी हमने सेकंड जो स्टेप था वो अनफोल्ड किया है। पहला हमने अनफोल्ड किया था जन्म नक्षत्र से गोचर के जन्म चंद्रमा से गोचर के चंद्रमा का रिलेशनशिप। उससे हमें एक मोटा-मोटा आइडिया लगता है कि कैसा ये गोचर मुझे फल देने वाला है, ठीक है? दूसरा हमने नक्षत्र टू नक्षत्र मैपिंग किया है, ठीक है? ये भी ईज़ी है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। तो इसको करने के बाद अब आप थोड़ा-सा और आगे जाते हो, जैसे यहाँ पे अब दिखेगा आपको कि हो क्या रहा है कि जो भी नक्षत्र, जो भी प्लैनेट का गोचर है, वो प्लैनेट का गोचर जिस भाव में है, क्या वो भाव बली है? क्या उस भाव में बल है? और किसी भी भाव के बल को चेक करने के लिए सबसे अच्छा पैरामीटर है अष्टक सर्वाष्टक वर्ग, ठीक है? सर्वाष्टक वर्ग क्या होता है? प्लैनेट्स के आपस के रिलेशनशिप के बेसिस पर हर भाव को कुछ बिंदु दिए जाते हैं और वो बिंदु का एक एवरेज पॉइंट है 28। अगर किसी भाव में वो बिंदु 28 से ज्यादा है तो वो भाव बली है। अगर वो बिंदु 28 से कम है तो वो भाव थोड़ा सा मतलब कमजोर हो जाता है। अगर कोई ऐसा प्लेनेट, क्योंकि मैंने क्या बोला था, हाउस इज द मेन पावर सोर्स फॉर एनी काइंड ऑफ प्लेनेट। किसी भी प्लेनेट के अच्छे फंक्शन के लिए हाउस इंपॉर्टेंट है, भाव इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हाउस जो है ना वो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां पर कोई प्लेनेट अच्छे से या बुरे तरीके से व्यवहार करता है, ठीक है? इसलिए एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट, इसलिए हाउस इज इंपॉर्टेंट। अगर कोई ग्रह अच्छा खासा तगड़ा ग्रह भी है और वो किसी ऐसे भाव में जाकर के गोचर कर रहा है जहां पर व्यक्ति को कम बिंदु मिले हुए, मतलब वो भाव बिंदु में संख्या में कम है, 28 से कम है, तो वो भाव थोड़ा बल उसका कम हो गया। जब भाव ही यानी हाउस ही प्रोटेक्टेड नहीं है तो वो कोई प्लेनेट जाकर के वहां पर अपना अच्छा रिजल्ट कैसे दे पाएगा? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब भी आप किसी व्यक्ति की कुंडली एनालिसिस करोगे ना, तो वहां पर ये पॉइंट जरूर चेक कीजिए। ये छोटे-छोटे पॉइंट दिखने में ज़रूर हैं, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपका प्रेडिक्शन गलत हो सकता है, किसी भी लेवल पे जाकर के अगर आपने इन छोटे-छोटे बिंदुओं पे ध्यान नहीं दिया। आप किसी व्यक्ति के भाव को देख रहे हो, किसी व्यक्ति का भाव आपको लगता है कि ये भाव जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? ये तो बहुत अच्छा मतलब केंद्र में है, त्रिकोण में है, ठीक है? त्रिकोण के अंदर ये मीन राशि आ रही है, इसमें शनि का गोचर हो रहा है, अच्छा रहेगा। मतलब एक एक लेवल पे आपके दिमाग में ये अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है। लेकिन जब आप सर्वाष्टक वर्ग में देख रहे हो, तो देख रहे हो कि वो भाव के अंदर तो बिंदु ही 14 है, उस भाव में तो बिंदु ही 18 है, उसमें तो बिंदु ही 20 है, भाव ही कमजोर है, तो फल कहाँ से निकलेंगे? जमीन कमजोर होगी, जमीन उर्वरक नहीं होगी, उपजाऊ नहीं होगी, तो पेड़ कैसे खड़ा होगा वहां पर? ठीक है? तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना होता है। ठीक है? इजी। चलिए, अब हम बात करते हैं लग्न के वाइज हिसाब से कि लग्न के वाइज कैसे कैसे रिलेशन रहेंगे, कैसे कैसे रिजल्ट व्यक्ति को मिलने वाले होंगे। ये अभी मैंने 3 पॉइंट बोले। पहला पॉइंट बोला चंद्रमा टू चंद्रमा, दूसरा पॉइंट बोला नक्षत्र टू नक्षत्र, और तीसरा पॉइंट बोला मैंने आपको कि किसी लेवल पे जाकर के आपने अपने भाव के बल को देखना है कि भाव में बिंदु आए हैं या भाव में बिंदु नहीं आए। जब आप बड़े आराम से ये 3 पॉइंट चेक कर लोगे ना, तो ये 3 पॉइंट चेक करने के बाद आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। वो अच्छा महसूस क्यों होगा? क्योंकि आप ना प्रेडिक्शन के एक सूक्ष्म लेवल को पार कर चुके हो, जिसको कि जनरली एस्ट्रोलॉजर्स या हम लोग भूल जाते हैं या करते नहीं है। जनरली जैसे लग्न देखा और हमने प्रेडिक्शन करना शुरू कर दिया। अब वो व्यक्ति मना कर रहा है, जी मेरे साथ तो ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि ये प्लैनेटरी मूवमेंट इतनी बड़ी है कि व्यक्ति को ना 15 दिन पहले, 20 दिन पहले रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है? चलिए, तो अब मैं